हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास साइंस चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट करेंगे। व्हाट इज़ अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। वी saw above that the cell has special components called organelles। हमने फर्स्ट पार्ट में भी देखा है कि सेल के अंदर स्पेशल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। हाउ इज़ अ सेल ऑर्गेनाइज्ड, सेल कैसे ऑर्गेनाइज होती है। इफ़ वी स्टडी अ सेल अंडर ए माइक्रोस्कोप, अगर हम एक सेल को अंडर अ माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं, वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल। तो हमें हर सेल में 3 मेन फीचर्स दिखाई देंगे हर एक सेल में। तो वो 3 मेन फीचर्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मेम्ब्रेन and central part is the nucleus, and the part which is present between the nucleus and plasma membrane is the cytoplasm. These are the 3 main components of every cell: plasma membrane, nucleus and cytoplasm. हाँ, तो स्टूडेंट्स हम क्या रीड कर रहे थे कि जो कोई भी सेल है, सेल के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, एंड सेकंड इज़ द प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म विच इज़ द मिडल पार्ट ऑफ द सेल और विच इज़ द फ्लूइड पार्ट ऑफ द सेल, एंड थर्ड इज़ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है। Now all the activities inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible due to these features। और सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर सेल का उसके इन्वायरमेंट के साथ जो भी इंटरेक्शन होता है वो सारा का सारा इन 3 फीचर्स की वजह से प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की वजह से। अब ये देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होता है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है कि सेल की दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंपोनेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग, ये सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग होती है जो सेल के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है उसको उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। The plasma membrane allow or permit the entry and exit of some materials in and out of the cell। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल के अंदर क्या एंटर करेगा और क्या सेल से बाहर जाएगा, ये कौन कंट्रोल करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल के अंदर एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता है। इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। कुछ और भी मटेरियल्स होते हैं जिनके मूवमेंट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रिवेंट करती है inside the cell and outside the cell। The cell membrane therefore is called a selectively permeable membrane। तो इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेलेक्ट करती है कि कौन सा जो कंपोनेंट है वो सेल के अंदर जाएगा और कौन सा कंपोनेंट सेल के बाहर जाएगा। ठीक है। देन हमने ये रीड किया है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द एनी सब्सटेंस। सेल मेम्ब्रेन इज़ द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स क्या है? एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स क्या है कि जो ये मेम्ब्रेन है, जो ये आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन पर छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं जिनसे कि कोई भी जो मटेरियल है जो सेल के लिए इम्पोर्टेंट है, सेल के अंदर उसने एंट्री करनी है और जो सेल के लिए वेस्ट है उसने सेल से बाहर जाना है, तो इस मेम्ब्रेन के थ्रू वो कोई भी जो सब्सटेंस है वो सेल में एंटर करेगा और सेल से एग्जिट करेगा। ठीक है। देन हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस टेक प्लेस इनटू द सेल। तो सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट है वो कैसे होगी, एंड हाउ डू सब्सटेंसेस मूव आउट ऑफ द सेल। मीन्स सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस है उसकी एंट्री कैसे होगी और उसकी वो सेल के बाहर कैसे जाएगा, ये अब हम आगे देखेंगे। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process of diffusion। जो कुछ सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर
एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न. एंड व्हाट इज डिफ्यूज़न? डिफ्यूज़न इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो. तो डिफ्यूज़न क्या है? इट इज़ द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट. स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मीन्स इसमें सब्सटेंसेस को कोई ट्रिगर नहीं करता है. इसमें मूवमेंट, सब्सटेंसेस की मूवमेंट अपने आप होती है. कहाँ से कहाँ होती है? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन. जहाँ पर सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन हाई होगी, वहाँ से किस रीजन में जाएंगे? जहाँ पर सब्सटेंसेस की कंसंट्रेशन कम होगी. ठीक है. Now the process of diffusion. What is diffusion? Diffusion is the spontaneous movement of substances from a region of higher concentration to a region where its concentration is low. ये हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें जैसे एक रीजन में आपका यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई भी सब्सटेंस प्रेजेंट है और यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है. तो ये एक बीच में आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है. इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो ये सब्सटेंस है वो धीरे धीरे यहाँ से इस साइड मूव करना स्टार्ट कर देगा. तो और ये कब तक मूव करेगा? जब तक यहाँ की कंसंट्रेशन और यहाँ की कंसंट्रेशन दोनों की सेम ना हो जाए, तब तक जो सब्सटेंसेस है वो इस साइड से इस साइड मूव करेंगे. मीन्स क्या है? ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है. डिफ्यूजन जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है. मीन्स अपने आप ये प्रोसेस होती है. समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन्स इन सेल when, for example, some substances like CO2, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell, accumulates in high concentrations inside the cell. क्या बोल रहे हैं ये कि जो CO2 है, CO2 इज़ द वेस्ट मटेरियल फॉर द सेल. तो अगर ये सेल में हाई कंसंट्रेशन में अक्यूमुलेट हो जाता है तो इसको सेल से बाहर एक्सक्रीट होना पड़ता है. इन द सेल्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, और जो सेल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, द कंसंट्रेशन ऑफ द CO2 इज़ लो एज़ कम्पेयर टू दैट इनसाइड द सेल. जब CO2 की कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो उसका बाहर का इन्वायरमेंट है उस वहाँ पर CO2 की जो कंसंट्रेशन है वो लो हो जाती है और सेल के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन हाई हो जाती है. एज सुन एज देयर इज़ द डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इनसाइड एंड आउटसाइड अ सेल. तो अब क्या हो जाएगा कि जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर तो ज़्यादा हो जाएगी और सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कम हो जाएगी. तो CO2 मूव्स आउट ऑफ द सेल. तो जो CO2 है वो सेल के बाहर अपने आप मूव होना स्टार्ट हो जाती है. स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन. ठीक है. तो ये इसमें क्या है कि सेल के अंदर जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और सेल के जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में CO2 की कंसंट्रेशन है वो कम है. तो यहाँ पर डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू जो CO2 है वो उसकी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन. ठीक है. इंटरनल टू एक्सटर्नल मीन्स यहाँ पर CO की जो कंसंट्रेशन है वो इंटरनल ज़्यादा है, सेल के अंदर ज़्यादा है और सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कम है. तो फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन तो CO2 की स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है. और इसी तरह से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन सेल के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देती है. कब एंटर करना स्टार्ट करेगी? जब ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर कम होगी. ठीक है. जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर कम होगी एज़ कम्पेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ज़्यादा होगी और इंटरनल जो सेल है, सेल के अंदर इसकी ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी. तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट हुई है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, इसी तरीके से आपके जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देती है. तो इसमें क्या है? वो ऑक्सीजन एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन व्हेन द लेवल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीजेस. ठीक है. द डिफ्यूजन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल. तो क्या है जो डिफ्यूजन है? डिफ्यूजन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है
किसमें, गैसियस एक्सचेंज में, गैसेस के एक्सचेंज बिटवीन द सेल, सेल के अंदर सेल्स के बीच में, एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, सेल और उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी जो डिफ्यूज़न है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। देन वाटर ऑल्सो ओबे द लॉ ऑफ डिफ्यूज़न, जो वाटर है, वाटर भी जो लॉ ऑफ डिफ्यूज़न है उसको ओबे करता है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जो यहाँ पर क्या बोला है कि जो जैसे गैसेस के एक्सचेंज को इन्होंने क्या बोला है, डिफ्यूज़न बोला है, तो वाटर के जो मूवमेंट होगी फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसनट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोसिस। The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. जो वाटर की मूवमेंट है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये इस पर किसका असर पड़ता है, जो सब्सटेंसेस वाटर में डिजोल्व हैं। देन द व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस क्या है, व्हाट इज ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज द passage of water from a region of high water concentration through a semi permeable membrane to a region of low water concentration। क्या है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर की मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर की मूवमेंट है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, जैसे आपका डिफ्यूजन था, इसी तरीके से आपका ऑस्मोसिस है, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन इफ वी पुट एन एनिमल सेल और अ प्लांट सेल इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट इन वाटर। अगर हम कोई किसी प्लांट सेल को या एनिमल सेल को शुगर सॉल्यूशन में या सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा, वन ऑफ द फॉलोइंग 3 थिंग्स कुड हैपन, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ होगी। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ ए हाई वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल, अगर सेल के कंपैरिजन में उसके आउटर सराउंडिंग में जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो हाई है, मीनिंग दैट द आउटसाइड सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, मतलब क्या है कि सेल के बाहर का जो सोल्यूशन है दैट इज़ वेरी डाइल्यूट। वेरी डाइल्यूट मीन्स इसमें वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो सोल्यूट है वो कम है। सोल्यूट क्या है, जो भी आपने सॉल्ट या शुगर उसमें ऐड किया है उसकी अमाउंट बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू वाटर। द सेल विल गेन वाटर, क्योंकि इसमें जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो हाई है, तो जो सेल है वो वाटर गेन करना स्टार्ट कर देगी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सच ए सोल्यूशन इज़ नोन एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन हाई है। देन वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। तो इसमें क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों डायरेक्शंस में मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री होंगे, वो सेल के बाहर भी जाएंगे और सेल के अंदर भी जाएंगे। बट द मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव, क्या है, लेकिन इसमें क्या होगा कि ज़्यादा पानी कहाँ जाएगा, दैट विल कम इनटू द सेल। क्यों, क्योंकि जो बाहर का सोल्यूशन है वो आपका क्या है, डाइल्यूट है, और जो सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन है वो कम है। तो इसमें हमने क्या रीड किया था, ऑस्मोसिस में हमने क्या रीड किया था, मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन थ्रू फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो सेल के बाहर जो वाटर कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो वाटर जो है वो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करना स्टार्ट कर देगा। द नेट रिजल्ट इज़ दैट वाटर एंटर्स द सेल, तो सेल के अंदर वाटर एंटर कर जाएगा और सेल क्या हो जाएगी, आपकी स्वेलअप हो जाएगी, आपकी वो उसमें स्वेलिंग हो जाएगी, वो फूल जाएगी थोड़ी सी। देन उसके बाद अब हम सेकंड पॉइंट रीड करने से पहले अब हम थर्ड पॉइंट रीड करेंगे एक बार। थर्ड पॉइंट में क्या है, इफ़ द मीडियम हैज़ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या रीड किया था, अगर वाटर कंसंट्रेशन आपका सेल के बाहर ज़्यादा है तो, लेकिन यहाँ पर क्या है, इफ़ द मीडियम हैज़ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, मीडियम में वाटर की कंसंट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू द सेल, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, मीन्स आउटसाइड द सेल द सोल्यूशन इज़ वेरी कंसंट्रेटेड, मीन्स उसमें जो सोल्यूट की
अमाउंट है वो ज़्यादा है, देन द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो अगर बाहर की तरफ वाटर की कंसंट्रेशन कम है और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस तो जो सेल है वो वाटर को लूज़ करना स्टार्ट कर देगी। और इस तरह के जो सोल्यूशन है जिसमें आपका आउटसाइड द सेल जो मीडियम है, मीडियम में वाटर कंसंट्रेशन कम है, तो आपका जो सेल है, सेल वाटर लूज़ करना स्टार्ट कर देगी। और इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आप हाइपरटोनिक सोल्यूशन। ठीक है। Again, water crosses the cell membrane in both directions, but this time more water leaves the cell than enters it. Therefore, the cell will shrink. अब इस केस में क्या होगा कि जो वाटर है, वाटर सेल की बोथ डायरेक्शंस में मूव करेगा, मीन सेल के अंदर भी एंटर करेगा और सेल के बाहर एग्जिट भी करेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा कि ज़्यादा वाटर सेल के बाहर मूव करेगा, क्योंकि जो हमारा सोल्यूशन है, आउटर सोल्यूशन है, वो हाइपरटोनिक है और सेल के अंदर क्या है, वो हाइपोटोनिक है। सेल के अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है और बाहर वाटर कंटेंट कम है, तो ज़्यादा वाटर लीव करेगा सेल को और सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। देन अब हम रीड करेंगे सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या है, इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल। क्या है, अगर आपका जो मीडियम है, मीडियम का और सेल का जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है वो सेम है, मतलब जितना जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो सेल के अंदर है उतना ही आपका सेल के बाहर है। देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें क्या होगा, आपकी कोई भी जो वाटर की मूवमेंट है, ना वो अंदर वाटर मूव करेगा और ना सेल के बाहर वाटर मूव करेगा। और इस तरह के सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सोल्यूशन। देन वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस। क्या है, जो वाटर है, वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन। जो वाटर है वो सेल के अंदर भी एंटर करेगा और सेल से बाहर एग्जिट भी करेगा, बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट। तो जितनी अमाउंट में वाटर एंटर करेगा उतनी ही अमाउंट में वाटर एग्जिट भी करेगा। सो देर इज़ नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर वाटर की ओवरऑल मूवमेंट कुछ भी नहीं होगी, जितना एंटर करेगा उतना ही एग्जिट होगा। तो जो सेल है वो सेम साइज़ की होगी, ना तो स्वेलिंग आएगी उसमें, ना श्रिंक आएगी। ठीक है। अब इन तीनों केसेस को हम किस तरीके से रीड कर सकते हैं, किस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे हमारा फर्स्ट केस में क्या था, फर्स्ट केस में हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स वाटर में हमारा सोल्यूट कंटेंट कम था, तो हमारा सॉल्यूशन जो था वो आपका हाइपोटोनिक था। और जो हमारी सेल है, सेल हमारी बाहर के सरफेस से वाटर को एब्जॉर्ब करेगी और हमारी सेल स्वेलअप हो जाएगी। ठीक है। अब सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या था हमारा कि जो वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट सेल के अंदर और सेल के बाहर सेम वाटर कंटेंट है। हमारा जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो सेम है, तो जितना वाटर सेल एब्जॉर्ब करेगी उतना ही वाटर सेल रिलीज भी कर देगी। सेल से वाटर उतना ही एग्जिट भी होगा जितना वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा। तो हमारा जो सेल का शेप है वो एज इट इज़ रहेगा, ना तो सेल स्वेलअप होगी और ना ही सेल हमारी श्रिंक करेगी। अब थर्ड केस में क्या था हमारा, थर्ड केस में हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन था। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मीन्स क्या है कि जो हमारा वाटर कंसंट्रेशन है, वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल कम है और सेल के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से सेल के अंदर से वाटर कंसंट्रेशन आउटर मीडियम में आ जाएगा, जिसकी वजह से हमारी जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगी। ठीक है। Thus, osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. तो osmosis है, osmosis diffusion का एक स्पेशल केस है। diffusion में क्या था, diffusion में हमारा एक्सचेंज ऑफ गैस होता था, लेकिन osmosis में क्या है, osmosis में हमारा एक्सचेंज ऑफ वाटर होता है। लेकिन दोनों में क्या है, सेम क्या है इसमें, ये दोनों हमारा थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब इन एक्टिविटी से हम समझते हैं कैसे है ये।
एक्टिविटी 5.3 एक्टिविटी 5.3 में क्या है, ऑस्मोसिस विद एन एग में हम ऑस्मोसिस की प्रोसेस को कैसे देखेंगे। रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिजोल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जब हम एग को डिजोल्व करेंगे तो उसकी जो आउटर शेल है वो रिमूव हो जाएगी। द शेल इज़ मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट, और जो शेल होती है, आउटर शेल होती है जो एग की, वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। अ थिन आउटर स्किन नाउ एनक्लोजेस द एग। अब एग के बाहर एक पतली सी स्किन बची है सिर्फ। नाउ पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट। अब एग को हम प्योर वाटर में डाल देंगे और उसके बाद 5 मिनट के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा एग है वो स्वेल हो गया है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है, वाटर एग के अंदर एंटर कर गया है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ठीक है। नाउ प्लेस अ सिमिलर डिशेल्ड एग इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन एंड ऑब्जर्व। अब पहले हमने प्योर वाटर में डिज़ोल्व किया था, प्योर वाटर में डाला था एग को, डिशेल्ड एग को। अब हमने डिशेल्ड एग को हमने किस में डालना है, कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में, और उसके बाद हमने सेम 5 मिनट के बाद हमने ऑब्जर्व करना है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो हमारा एग है वो श्रिंक कर गया, सिकुड़ गया है। क्यों? क्योंकि जो वाटर है, वाटर पासिस आउट ऑफ द एग सॉल्यूशन इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन बिकॉज द सॉल्ट सॉल्यूशन इज़ मोर कंसनट्रेटेड। क्योंकि जो एग के अंदर जो वाटर कंटेंट था, वो वाटर कंटेंट एग के अंदर से बाहर आ गया है सॉल्ट सॉल्यूशन में। क्योंकि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉल्ट सॉल्यूशन इज़ वेरी कंसनट्रेटेड, उसमें वाटर की कंसनट्रेशन कम थी, तो इसीलिए एग के अंदर से जो वाटर है वो बाहर आ गया, इसीलिए जो एग है वो श्रिंक कर गया। ठीक है। नाउ सेम हम इसमें भी ये एक्टिविटी हम कैसे और ऑब्जर्व कर सकते हैं। रेसिन से जो किशमिश होती है और एप्रिकॉट होता है, उसमें भी हम ये एक्टिविटी ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। ज़्यादातर जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल के बने होते हैं, वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू ही वाटर गेन करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। और जो वो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो रूट हैं वो वाटर को कैसे ऑब्जॉर्व करती हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in the life of a cell। क्या है जो डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड गैस। ठीक है। जो वाटर और गैस के एक्सचेंज में डिफ्यूज़न जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द लाइफ ऑफ अ सेल। In addition to this, cell also obtain nutrition from its environment। जो सेल है, सेल आउटर इन्वायरमेंट से वाटर और गैसेस एब्जॉर्ब करती है, साथ के साथ अपने जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करती हैं। Different molecules move in and out of the cell through a type of through a transport requiring use of energy in the form of ATP। क्या है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सेल के अंदर भी एंट्री करेंगे और जो वेस्ट मटेरियल है वो सेल के बाहर एग्जिट करेगा। ठीक है। थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, ये आप सीनियर क्लासेस में रीड करेंगे। रिक्वायरिंग यूज़ ऑफ एनर्जी, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और ये एनर्जी किस फॉर्म में यूज़ करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ ATP। The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये फ्लेक्सिबल होती है। फ्लेक्सिबल मीन्स ये लचीली होती है, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, जो लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। देन हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके स्ट्रक्चर को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। द फ्लेक्सिबिलिटी of the cell membrane also enables the cell to engulf in water and other materials from its external environment। जो फ्लेक्सिबिलिटी है सेल मेम्ब्रेन की, जो सेल मेम्ब्रेन हमने ऊपर भी रीड किया कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। तो इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जो सेल मेम्ब्रेन है ये अपने फूड को एनगल्फ कर पाती है, अपने फूड को ले पाती है, और जो अदर मटीरियल्स इसको रिक्वायर्ड होते हैं वो अदर मटेरियल भी वो ले पाती है। किसकी वजह से? क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है।
ठीक है। द सच प्रोसेस इज़ नोन एज एंडोसाइटोसिस, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस। और इसी प्रोसेस के थ्रू जो अमीबा है वो अपना जो फूड है वो एक्वायर कर पाता है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है। So, endocytosis is the process of engulfing of food in unicellular organisms through semi-permeable membrane from its external environment. Now, our next topic is cell wall. Plant cells, in addition to the plasma membrane, have another rigid outer covering called the cell wall. Plant cell में एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, और जो ये आउटर कवरिंग होती है ये रिजिड स्ट्रक्चर होती है, और जो ये सेल वॉल होती है ये इसके बाहर प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द प्लांट सेल वॉल इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। जो प्लांट सेल है वो किसकी बनी होती है, आपकी सेलुलोज की बनी होती है। और जो आपकी एनिमल्स, जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो किसकी बनी होती थी, आपकी वो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी होती थी। और जो सेल वॉल है ये किसकी बनी हुई है, आपकी सेलुलोज की बनी हुई है। एंड सेलुलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जो सेलुलोज है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि आपके प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत प्रोवाइड करता है, इसको स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। when a living plant cell lose water through osmosis, there is shrinkage or contraction of content of the cell away from the cell wall. क्या है, जब एक लिविंग प्लांट सेल वाटर को लूज करती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो जो अंदर का कंटेंट है वो श्रिंक हो जाता है सेल का अवे फ्रॉम द सेल वॉल। सेल वॉल के अवे मीन्स क्या है, जैसे आपकी आउटर कवरिंग है सेल वॉल और ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो और ये अंदर आपका जो है कंटेंट प्रेजेंट है सेल का। तो जब हम इसको, जब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जब ये श्रिंक करेगी, ठीक है, तो जो आपका ये कंटेंट है ये श्रिंक हो जाएगा अगेंस्ट द सेल वॉल, ठीक है। Now we can observe this phenomena by performing the following activity. अब एक्टिविटी 5.6 करते हैं। इसमें क्या है, माउंट द पील ऑफ ए रियो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। एक रियो लीफ का माउंट लेंगे और उसको हम एक स्लाइड पर रखेंगे और उसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम एग्जामिन करेंगे, नोट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स। तो इसमें हमें छोटे छोटे ग्रीन ग्रैन्यूल्स दिखाई देंगे जिनको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। और जो ग्रीन ग्रैन्यूल्स हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं जिसमें जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो होती है। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन अ माउंटेड लीफ ऑन द स्लाइड। अब स्लाइड के ऊपर जो हमने रियो लीफ का छोटा सा पार्ट रखा है उसके ऊपर हम अगर स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर या फिर सॉल्ट डालेंगे तो हम क्या देखते हैं, हम वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, अब ये हम आगे देखते हैं। नाउ प्लेस सम रियो लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब रियो लीफ को हम बॉइलिंग वाटर में डालेंगे कुछ टाइम के लिए। दिस किल्स द सेल्स। अब इससे क्या होगा, जो हमारी रियो लीफ की जो सेल्स हैं वो किल हो जाएंगी, मर जाएंगी। देन माउंट वन लीफ ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब हम जो एक लीफ है उसको हम स्लाइड पर माउंट करेंगे और उसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करेंगे। पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेड लीफ ऑन अ स्लाइड। अब जो स्लाइड पर हमने रियो लीफ को माउंट किया है उस पर हम स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर या फिर सॉल्ट जब हम डालेंगे, 1 ड्रॉप ऑफ सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन डालेंगे। अब हम 2 मिनट के लिए वेट करेंगे एंड ऑब्जर्व इट अगेन। अगर इसको हम दोबारा से ऑब्जर्व करेंगे, देन व्हाट डू वी फाइंड, हमें क्या पता चलता है, डिड प्लाज्मोलिसिस अक्कर नाउ। क्या अब प्लाज्मोलिसिस होगी इसमें, जो डेड लीफ है, जो डेड कंटेंट है जो हमने बॉइलिंग वाटर में डाला था रियो लीफ को, क्या उसमें प्लाज्मोलिसिस होगी। नाउ व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी। जो हमने एक्टिविटी 5.6 अभी देखी है उसमें, उस एक्टिविटी से हमें क्या पता चलता है, इट अपीयर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। जो वाटर की एब्जॉर्प्शन है वो सिर्फ लिविंग सेल्स में होती है, ना कि ये डेड सेल्स में होती है, ठीक है। ये हमें इस एक्टिविटी से पता चला है।
Cell walls permit the cells of plant, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting। जो सेल वॉल हैं प्लांट सेल में, फंगी सेल में और बैक्टीरियल सेल में, वो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में भी आपकी सेल रह सकती है विदाउट बर्स्टिंग। इन सच मीडिया द सेल टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस। और इस तरह के जो मीडिया है उसमें जो सेल्स हैं वो ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू ही वाटर गेन करती हैं। द सेल स्वेल्स, सेल आपकी स्वेल हो जाएगी, बिल्डिंग अप प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। जब सेल स्वेल हो जाएगी तो सेल वॉल के अगेंस्ट वो एक प्रेशर लगाती है। द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वोलन सेल। और इसी तरीके से जो सेल वॉल है, सेल वॉल भी अपना प्रेशर लगाएगी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी अपना प्रेशर लगाएगी। बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स द सच सेल्स कैन विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडिया दैन द एनिमल सेल। क्योंकि जो एनिमल सेल है, अगर एनिमल सेल को हम ज़्यादा देर तक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो एनिमल सेल जो है वो बर्स्ट हो जाएगी। लेकिन जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में इस तरह के काफ़ी चेंजेस वो विदस्टैंड कर सकते हैं। इन चेंजेस के साथ वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में रह सकती है। अब जैसे देखते हैं कि जैसे ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका साइटोप्लाज्म है और ये न्यूक्लियस है। अगर हम इस सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, ठीक है, अगर हम इस सेल को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में मीन्स क्या होगा कि जो सेल है वो स्वेल हो जाएगी, वाटर को गेन करेगी। ठीक है, जो सेल है वो वाटर को गेन करेगी और जब वाटर को गेन करेगी तो सेल है वो स्वेल हो जाएगी। और जब सेल स्वेल होगी तो जो ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल अपना प्रेशर एक्सर्ट करेगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। ठीक है, और विदाउट बर्स्टिंग आपके जो प्लांट सेल है वो इस तरह के हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ज़्यादा देर तक रह सकती है। ठीक है।